नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिंदी प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न साथियों 7 जुलाई 2019 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं और हिंदी यानी लैंग्वेज 2 यानी भाषा 2 से है। यह हिंदी के प्रश्न है जो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर और इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का जो है उचित विकल्प चुनना है। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसे ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्ण प्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कानों को प्रिय लगने वाली। आघात का मतलब है चोट मारना। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सही राग उत्पन्न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादने की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति होती है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी जो है कार्य हमें सार्थकता है और आनंद ही प्रदान करेगा। इस संसार में हम जो कुछ सोचते हैं, कहते अथवा करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। न काम न अधिक। जब हम किसी खंडहर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम कोई बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज़ निकालते हैं तो वैसी ही सुरीली आवाज़ लौटकर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज़ निकालते हैं तो वैसा ही डरावनी आवाज़ लौटकर आती है। यदि आप किसी गुफा या कोई बढ़िया रूम है जो कि चारों तरफ से बंद है, उसमें अगर तेज़ चिल्लाते हैं, डरावनी आवाज़ निकालते हैं तो उसमें जो है रूम से जो आवाज़ है गूंजती है, हमारे कानों को कुछ देर तक सुनाई देती है, यानी टकरा कर एक दो बार वो आवाज़ गूंजती है, वही इसमें कहा जा रहा है। हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने को अभिशप्त होते हैं, पर यह बात अनुभव करते हुए भी इसका आशय हम समझते नहीं, यानी उसका हम आशय नहीं समझ पाते हैं। चूँकि आवाज़ के लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए काज, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा से हमारे पास आते दिख रहे हैं। यानी जैसा हम करते हैं वैसा कुछ देर के बाद से क्या होता है, वापस हमें मिलता है। प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। जीवन तो सुरीला ही होता है, तुलना ही असंगत है, या फिर जीवन सितार की भांति संगीतमय होना चाहिए? तो ये है साथियों गद्यांश के हिसाब से हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। गद्यांश को बिल्कुल अच्छे से उसके अर्थ को समझ के पढ़ना है, क्योंकि उसके भाव को समझेंगे तभी हम ये गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है उनका उत्तर दे पाएंगे। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? तो उसने किसका उदाहरण दिया? आघात, यानी सितार पे हम जैसा चोट करते हैं, जैसा आघात करते हैं, अगर अच्छा सा कोमलता से अगर उस पर आघात करते हैं तो सुरीली आवाज़ आती है, और अगर कठोरता से उस पर आघात करते हैं तो आवाज़ क्या होती है? सुरीली नहीं आती है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से क्या हो? भिन्न हो। निकलता, सार्थकता, कठोरता, कोमलता। सार्थकता, कठोरता, कोमलता। तो इसमें देखेंगे
बताना है कि एक शब्द को चुनना है जो शेष से क्या है, भिन्न है। तो निकलता ये क्या है, इन सभी से भिन्न है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई अच्छा शब्द वाक्य बोलता है तो रिक्त स्थान की कर्मवाच्य में रचना होगी। कर्मवाच्य में यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलता है, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोले तो यहाँ पर साथियों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए, यानी किसी के द्वारा बोला जाए। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। तो अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर साथियों इसका जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घृणास्पद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? रचनाकार, कवि, गीतकार, संगीतकार। तो यहाँ पर ये क्या है, रचनाकार हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, संगीतकार नहीं हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना किस पर निर्भर होता है? श्रोता की रुचि पर, हल्के या तेज आघात पर। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, हल्के या तेज आघात पर। जितना हल्का आघात करेंगे उतना कोमल आएगा, और जितना तेज आघात करेंगे उतना क्या होगा, कठोर ध्वनि निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब होगा। कर्णप्रिय ध्वनि का आशा है। कर्णप्रिय मतलब कानों को प्रिय लगने वाले, कर्णप्रिय मतलब कानों को प्रिय लगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर जो है गद्यांश दिया गया है, इनको पढ़ना है और फिर से इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये रहा गद्यांश। हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनमोल सांस्कृतिक संस्कारों के संबल से समस्त सृष्टि के महत्वपूर्ण बना है। परोपकार की भावना उन्हीं में है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वह स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार, पर सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब भी नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। हमें स्थिरता से और शांतिपूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग है। त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता है। त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए नहीं जन्म लेता। इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मकता अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप व साधना करनी होगी। उसे इस स्थिति से विचरते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी तब ही मानव में त्याग भाव आकार ग्रहण करेगा। तो साथियों यह गद्यांश, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो गद्यांश पढ़ना जरूरी है। जितना ज़्यादा हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके भाव को, उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे, उतना ही आसानी से हम प्रश्नों के आंसर यानी उत्तर जवाब दे पाएंगे। तो प्रश्न साथियों, त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? साधारण पात्रता, सर्वोच्च मानवीयता, सद्गुणों की प्राप्ति और साधारण रचनात्मकता। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा असाधारण रचनात्मकता, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। तो एक बार आप लोग इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं, वीडियो को जो है ज़्यादा बड़ा ना बनाया जाए। देखेंगे यहाँ पर असाधारण वैचारिक रचनात्मकता, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब है। गद्यांश को जब आप लोग सही से पढ़ेंगे तो आपको आंसर दिखेगा। आध्यात्मिक अनुभव से लैस होना होगा। रेखांकित शब्द का अर्थ है पूर्ण,
लैस का मतलब होता है रिक्त, सतर्क या सज्जित। तो इसका मतलब होगा साथियों आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना चाहिए। तो ये इसका मतलब सज्जित होना चाहिए। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ? आध्यात्मिक, अधिधन आत्मिक, आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर साथियों इसका फर्स्ट सही होगा, अधिधन आत्मिक, आध्यात्मिक। पहला यहाँ पर सही जवाब होगा। रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को चुनिए। वैचारिक, बौद्धिक, वास्तविक, मालिक। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब होगा मालिक, ऑप्शन नंबर फोर्थ। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह अल्पायु होता है, नाशवान होता है। यह किस लिए कहा गया है? क्योंकि यह जो है नाशवान होता है, इसका नाश हो जाएगा, यह नष्ट हो जाएगी। लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम क्या करेंगे? वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, वैचारिक उन्नति करेंगे, या फिर नश्वर शरीर को त्याग देंगे। तो नश्वर शरीर को तो सभी त्याग देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पर हमेशा जीवित रहता है। तो क्या सही होगा? जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, मानव की, मनुष्यों की, जीवों की सेवा करेंगे, तब जो है हम याद रहेंगे, यानी याद रखे जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन सही जवाब होगा। जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है? तप को, त्याग को, रचनात्मकता को, या फिर शिक्षा को? तो यहाँ पर साथियों त्याग को जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य बताया गया है। हम त्याग क्यों करेंगे? हम किसी का जमीन है, घर है, हड़प लेंगे, ले लेंगे, ये त्याग थोड़े ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम जो है त्याग करेंगे, यानी यही जो है जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य बताया गया है। अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, या फिर भाषा व्याकरण का आकलन। तो यह जो है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे साथियों? विचार तत्व को। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता? तो समृद्ध भाषा परिवेश को देता है, भाषा नियमों में परिवर्तन को इसको भी देता है, भाषा नियमों में विस्तार को इसको भी देता है, भाषा अनुकरण करने को इसको नहीं देता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पूछा गया है कि इसको अनुमति नहीं देता है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, या फिर साधन है? तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा कौशलों का विकास है यह जो है साथियों क्या है? साध्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है कहानी का जो त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्द लिखना, या फिर कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो देखिए साथियों कितनी बार हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है, उसमें लगभग 2 से 3 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है और 2 से 3 बार यही आंसर मिला है, यानी यही हमारा आंसर सही हो जाए। कहानी को सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। जब बच्चे अपनी भाषा में कहेंगे तो उसे अच्छे से कह पाएंगे। वही चीज़ बार बार दोहराएंगे और कोई ऐसा शब्द हो जो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है तो वहीं पे रुक जाएगा। तो इसलिए जो है वो कहानी को अपने शब्द में कहेगा तो और अच्छा रहेगा। पहली कक्षा में पढ़ाने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्द का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्द पर लाल घेरा लगाएंगे? ऐसा नहीं है, घेरा नहीं लगाएंगे। मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। क्या करेंगे? हमें उसको स्वीकार करना है, उसकी अवहेलना नहीं करना है। तो थर्ड वाला इसका आपको क्या होगा साथियों? सही जवाब होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण की बात की गई है। बोलने में आत्मविश्वास, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है। और यहाँ पर देखेंगे मौलिक विचार स्पष्ट है, सभी जरूरी है। शुद्ध उच्चारण कहा गया है तो ये जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि शुरू में सीखते समय उच्चारण थोड़ा गलत हो और धीरे धीरे प्रयास से, निरंतर प्रयास से वो सही हो जाए।
तो फर्स्ट के साथ यहाँ पर साथियों आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप में से निर्भर करता है। भाषा के कठोर आकलन पर, कठोरता यहाँ पर इतना शोभा नहीं दे रहा है यहाँ पर साथियों, इसको तो हम लोग क्रॉस करेंगे। पाठ्य पुस्तक पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक की बात की है। हाँ देखिए, परिवेश की बात कीजिए, समृद्ध परिवेश पर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, व्याकरणिक जानकारी, व्याकरण के बारे में बोला गया है, ये सही नहीं होगा। 3 के साथ हमारा आंसर जाएगा। रिक्त स्थान वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, डिस्ग्राफिया होता है लिखने संबंधी त्रुटि, डिस्कैलकुलिया होता है गणना संबंधी कठिनाई, और डिसलेक्सिया ये पठन संबंधी होता है। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया इसका साथियों सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को मुख्यतः किसमें कठिनाई होती है, लिखने में। ग्राफ से आप लोग याद रखेंगे। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर साथियों भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है, अर्थ जानना, कुशलता का विकास, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है साथियों सही जवाब हो जाएगा। याद करने की जहाँ भी बात की जाए, रटने की बात की जाए, उसको पहले ही क्रॉस कर देना है, सकारात्मक अगर प्रश्न में पूछा गया है तो। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का फलक रिक्त स्थान हो जिसमें के सरोकार झलकते हों। तो ये कह रहा है उच्च विस्तृत अभिभावकों समाज, तो एक में तो समाज इसमें आएगा। और ये क्या होना चाहिए, विस्तृत हो जिसमें समाज सरोकार झलकते हों, यानी समाज से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर होता है, आंतरिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। तो ये क्या होगा साथियों, इसमें अंतर नहीं होता है, एक दूसरे से क्या होता है, संबंधित होते हैं। 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बहुभाषिकता हमारी रिक्त स्थान भी है और हमारी सभ्यता व रिक्त स्थान का अभिन्न अंग भी। ये हमारी क्या है, पहचान है और संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो ये क्या है, पहचान भी है और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। इसका जो है सेकेंड वाला साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक 3 साल के बच्चे को किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता हो, संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालय या फिर भावनात्मक। तो वह क्या हो, उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत आता हो। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों आखिरी प्रश्न की ओर। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन किसका मतलब क्या है, सही है या गलत है। आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है। यह क्या है, पूर्णतः सत्य है। 3 के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।